हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज जो है हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर है। हमने करंट अफेयर्स के इससे पहले भी जो है बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हैं आपके लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो लिंक है वो आपको इस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए जो है आप पहले जो प्रीवियस वीडियोस जो हमने बनाए हैं उस प्रीवियस वीडियो को आप एक बार देख के आ जाइए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है। पहला सवाल सॉल्व करने के लिए आपको मैं देता हूं एक 10 सेकेंड। स्टॉप करो, पॉज द वीडियोस एंड मार्क द करेक्ट आंसर। पॉज करो, आराम से रीड करो। अगर आपको पता भी नहीं होगा तो भी आप करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हो, बिकॉज वहां पे जो है मैंने आपको हिंट दे रखा है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ो, यू कैन मार्क द करेक्ट आंसर। स्टार्ट। ओके, यस, आई होप आप लोगों ने जो है सही आंसर मार्क करके रखा है। और अब जो सही आंसर देखो, अगर जिसको ना कुछ पता भी नहीं है कि क्या सवाल है, किस तरीके से मार्क करना है, उनके लिए भी मैं आपको अभी समझा दूंगा। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, आप जो है सही आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको यहाँ पे दे दूं कि जो पहला स्टेटमेंट है आपका कि जो नेशनल, पहले इसको पढ़ो, इसको इसका क्या बारे में बोला है, नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। तो व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फंड इज ऑल अबाउट? दिस फंड मींस द फंड इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फंड इन्वेस्टिंग ओनली ओनली इन ग्रीनफील्ड न्यू प्रोजेक्ट। अब देखो ना, यहाँ पे एक वर्ड आया ओनली। जब भी आपको ना स्टेटमेंट आप रीड कर रहे हो और आपको ओनली शब्द यहाँ पे मेंशन होता है, ओनली हो गया, नेवर हो गया, ठीक है, इस टाइप के अगर अगर वर्ड है, ठीक है, ये आपको अगर दिखते हैं तो उस समय ना देर आर वेरी हाई चांस कि इस तरीके से जो स्टेटमेंट होते हैं वो रॉन्ग स्टेटमेंट होते हैं। क्योंकि क्योंकि अब यहाँ पे क्या है ना, देखो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में हम जो है पर्टिकुलर फाइनेंसिंग देंगे, पर्टिकुलर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट होगा वो केवल किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तो नहीं होगा, ऑब्वियस है। देखो यहाँ पे ना और एक चीज यहाँ पे मेंशन भी है कि ये जो पर्टिकुलर फंड है वो ओनली इन अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट, और भी कौन सा होता है, न्यू प्रोजेक्ट। तो ऐसा भी नहीं होगा कि केवल न्यू प्रोजेक्ट ही होंगे, जो ओल्ड प्रोजेक्ट हो सकते हैं उनको लिए भी जो ये फंडिंग आपको दी जा रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह हाई चांस की परसेंटेज आपको क्या हो, रॉन्ग हो जाए। अब नीचे आते हैं, अब आपको थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो। थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि इट इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ये। ठीक है, विद द आरबीआई। कहाँ पे रजिस्ट्रेशन, कहाँ पे होगा उस फंड का, आरबीआई के पास होगा। तो अगर आपने सिंपल आपके कुछ नॉर्मल भी आपको पढ़ा होगा तो आपको एक चीज याद होगी, या फिर एक चीज जो है आपने हमेशा नोटिस की होगी कि जो भी आपके अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं या फिर जो भी फंड्स आपको मिलते हैं, वो जो फंड्स होते हैं वो सारे के सारे फंड्स आपके सेबी के पास होते हैं। किसके पास होते हैं? सेबी। दिस फंड हैज नॉट बीन मेंटेन्ड बाय द आरबीआई। पहली बात तो ये, आरबीआई द्वारा ऐसे कौन सा भी फंड मेंटेन नहीं किया जाता है। इस फंड्स को मेंटेन करने का खास करके ये जो जिम्मेदारी होती है वो किसके पास होती है? ये जिम्मेदारी जो है वो सेबी के पास होती है, वो आरबीआई के पास ये जिम्मेदारी नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते, अब लेट्स रीड द सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा है देखो, इज अ फर्स्ट एवर सॉवरियन वेल्थ फंड। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद द लीडिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अब देखो ना, जो फंड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, तो इस फंड की जो अमाउंट होती है, जो पैसा होता है, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती है? बिकॉज वहां से जो अमाउंट बनता है, जो फंड का जो अमाउंट होता है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट होता है। अब इतना बड़ा अमाउंट अगर वहां पे लगवाना है तो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लगवाएगी। तो उसके लिए जो है पर्टिकुलरली अलग जो फंड्स होंगे वो ऐड करेंगे। ठीक है, और वो जो अलग फंड होते हैं वो कहाँ से आते हैं? वो अलग से फंड, वो अलग से फंड जो होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप ये जो फंड होगा, इंडिया द्वारा का फंड है, लेकिन यहाँ पे ना जापान का जो एक पर्टिकुलर कंपनी है, फिर जापान की इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा यहाँ पे फंडिंग की जाने वाली है। बिकॉज ना अमाउंट बहुत बड़े होते हैं और केवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके से अमाउंट जो वहां पे नहीं इन्वेस्ट करता है।
ताकि इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अदर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी पर्टिकुलर अपना अपना पैसा जो है इस पर्टिकुलर फील्ड में डालते हैं। तो हमेशा ये बड़े फंड्स किसी ना किसी के कोलैबोरेशन से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मैं ये भी एक एग्जांपल अभी यहाँ पे दे दूंगा। यहाँ पर हमेशा ना ऐसा नहीं कि कोई कंपनी ही यहाँ पर आ जाएगी। बहुत बार जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक हो गया, आपके IMF हो गया आपका, ठीक है, WHO हो गया रिगार्डिंग सम केसेस। तो ये जो मेजर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उसके इनके साथ US हो गया, जापान हो गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये जो गवर्नमेंट्स है बड़े बड़े, यूरोपियन यूनियन हो गया आपकी, ये जो बड़े बड़े गवर्नमेंट्स है, ये लोग भी क्या करते हैं कि जो इस तरीके के जो फंड होते हैं वहां पर अपना पैसा ऐड करते हैं। ये लोग भी वहां पर जो है अपना पैसा ऐड करते हैं और इस तरीके से जो है इस फंड को चलाते हैं। इसलिए अगर आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको क्या पूछा, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, ठीक है, यानी ओनली वन स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, बाकी के दोनों स्टेटमेंट क्या आपके गलत है, ठीक है। अब इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आगे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एंड थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो इनके रीजन भी मैंने यहाँ पे जैसे मेंशन कर रखे हैं। जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है, ठीक है, इसने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसके साथ मिलके जो है पर्टिकुलर फंड जो है हमने लॉन्च किया है, ठीक है। अब इवन इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग कि इस फंडिंग का पैटर्न क्या है, तो इफ यू लुक एट दिस, इस पर्टिकुलर फंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 49%। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 49% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, एंड द रिमेनिंग 51% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द दिस जापान का बैंक, जापान से जो बैंक है वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन भी आपके लिए ऐड करके रखी है कि जो पर्टिकुलर फंड है, दैट फंड इज रजिस्टर्ड विथ, दिस इज अ पर्टिकुलर फंड, दैट फंड इज रजिस्टर्ड विथ द अल्टरनेट, जिसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये जो फंड होते हैं वो किसके साथ रजिस्टर होता है, आपके सेबी के साथ होते हैं। किसके साथ होते हैं, सेबी के साथ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके साथ जो है पर्टिकुलर फंड जो है ये लिंक होते हैं। आपको जो है अलग से इस फंड को लिंक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। RBI जो है इसको रजिस्टर नहीं करता है, कौन रजिस्टर करता है, सेबी जो है पर्टिकुलर फंड को जो है रेगुलेट करता है। एंड दिस फंड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आवर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको जो सवाल थे अच्छे से डिटेल में समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है। अगला सवाल है आपका, हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनका CEO कौन है जो रीअपॉइंट अभी हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब भी बात आती है आपकी CEO की या फिर इस तरीके से कौन सा भी सवाल आपको एग्जामिनेशन में आता है, तो मुझे यहाँ पर मैं आपको सजेशन दूंगा कि हम ना क्या करेंगे, कि चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट में सबसे पहले यू हैव टू मेंशन द नेम, यहाँ पे एक कॉलम बनाओ जहाँ पे नाम लिखना है उस पर्टिकुलर पर्सन का। सेकेंड कॉलम में आप लिखोगे ऑथोरिटी या फिर पोजीशन भी लिख सकते हो, कि पोजीशन भी लिख सकते हो या फिर ऑथोरिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। और थर्ड कॉलम जो बनेगा वो बनेगा आपका इंस्टीट्यूशन का, विच इंस्टीट्यूशन, और यू कैन राइट डाउन वेयर। अब ये कैसा है वो भी देख लो, ठीक है, ये भी लिख लो। जैसे ऑथोरिटी है तो यहाँ पे ऑथोरिटी के बारे में कौन सा है भाई, CEO है। ऑथोरिटी क्या होगी, CEO होगी। कहाँ पे हो गया, तो उदय में, देखिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर ऑथोरिटी होगी। एंड यू हैव टू मेंशन द नेम, फिर ये कौन है या फिर कौन सा बंदा है जिसको अपॉइंटेड किया गया है एज अ CEO ऑफ द उदय बैंक, उदय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ पे योर करेक्ट आंसर अमित अग्रवाल, और जो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका, अमित अग्रवाल। तो फिर आप क्या करोगे, ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिख लोगे, दैट इज अमित अग्रवाल, सॉरी। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मेंशन आप कर दो, जैसे अमित अग्रवाल, इनको जो है एज अ CEO अथॉरिटी उदय का अपॉइंटमेंट मिला है, ठीक है, इस तरीके से। तो दिस वे आपको एक चार्ट बनाना है, एक कॉलम बनाना है, और फिर उसी चार्ट को हम आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम जब आपका पास आता है तो आपको ये चार्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आपको जो है ये चार्ट को अपडेट जो है करते रहना है, क्योंकि जब आप इस चार्ट को अपडेट करोगे तभी जो है आपको आगे जाके फिर एग्जाम से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जाम आ जाए तो आपको एक 10 दिन पहले या फिर 1 वीक पहले इस चार्ट को अपडेट करना है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ दिनों बाद ये पोजीशन जो है चेंज हो जाती है, तब आपको अपडेटेड पोजीशन पता होना जरूरी है।
इवन अगर मैं बात करूं उदय के बारे में, दैट इज यूनिट आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में भी अगर इफ आई वांट टू टॉक, ये भी बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो गठन है अगर आप देखोगे तो इसका गठन 16 जुलाई 2016 को किया गया था, ठीक है। प्राइमरी जो मिनिस्ट्री है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसके तहत जो है इसका रेगुलेशन किया जाता है। और इसका प्राइमरी फंक्शन जिसे हम बोलते हैं, प्राइमरी फंक्शन क्या है, आधार कार्ड को बनाना, या फिर जो आधार कार्ड हमारे होते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी रेगुलेशन है या फिर वो जो भी स्ट्रक्चरल चीजें हैं उन सबको रेगुलेट करना ही इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का या फिर पर्टिकुलर अथॉरिटी का जो है काम है, ठीक है। आधार के रिगार्डिंग आपके फोटोग्राफ्स हो गए, आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपके आईरिस स्कैन हो गया, ऑल दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कम टू आधार कार्ड, ठीक है। अब देखो ना आधार कार्ड सबका होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ना मैंने स्पेसिफिकली एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करके रखा है नोट्स में, ताकि आप भी इस पॉइंट को याद रखो। अब जो आपके अमित अग्रवाल है उनका टेन्योर जो है कितने साल से बढ़ाया गया है, 1 साल से बढ़ाया गया है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में क्या पूछता है कि कहाँ से कब तक बढ़ाया गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ तक मेंशन कर रखा है कि ये जो पर्टिकुलर पीरियड है वो 2 नवंबर 2023 से बढ़ा के कहाँ तक कर दिया गया है, 2 नवंबर 2024 तक जो है बढ़ाया गया है, ठीक है। तो बहुत बार आपको इस तरीके से पूछे कि व्हाट इज द फर्दर एक्सटेंशन करके, तब आपको जो फर्दर एक्सटेंशन है वो पता होना जरूरी है, ठीक है। आई होप आपको जो चीजें हो क्लियर हो रही है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है। यस, अब देखो यहाँ पे भी आपका एक सवाल है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ एसबीआई, ठीक है। एसबीआई के चेयरमैन कौन है, जिनको हालांकि एक्सटेंशन भी मिला है अगस्त 2024 तक का, ठीक है। अब देखो जब भी ये सवाल आपके सामने आता है, ठीक है, तो अब सेम थिंग आप क्या करोगे, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपको पता है ये जो अपना चार्ट है, यहाँ पर अभी क्या करोगे, आप सेकंड यहाँ पे नाम लिखोगे, अथॉरिटी क्या है, चेयरमैन है, तो पहला अथॉरिटी यही है कि क्या है, चेयरमैन है। कहाँ पे, एसबीआई, अपने एसबीआई में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे कौन है, ठीक है, यहाँ पे वो क्या पूछेंगे कि कौन है भाई चेयरमैन, फिर कौन है, ठीक है। जो नाम है तो नाम आपको यहाँ पे आ जाएगा और आपका ये कॉलम क्या हो जाएगा, और एक कॉलम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इफ यू लुक एट दिस थिंग तो आपको आसान हो जाएगी। तो नाउ हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन, तो रिमेंबर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, दिनेश खरा। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, दिनेश खरा साहब जो है उनको जो है अभी इन चीज से जो है एक्सटेंशन मिला हुआ है, ठीक है, दिनेश खरा। तो आपको उसे यहाँ पे क्या करना है, ऐड करके रखना है, ठीक है। अब और कहाँ तक एक्सटेंशन मिला है वो भी मैंने आपको बताया है। नाउ फॉर एंड ही हैज बीन पर्टिकुलरली अपॉइंटेड फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। खरा वाज मेड द चेयरमैन ऑफ एसबीआई ऑन अक्टूबर 7, और कितने साल के लिए, 3 साल के उनको बनाया गया था। अब उनको जो है फर्दर एक्सटेंशन जो है मिल गया है। अब यहाँ पे ना एसबीआई के बारे में जानकारी है, यहाँ पे एसबीआई के बारे में भी कुछ चीजें जो है बोली गई है। देखो जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको जो है आपका 1955 में बनाया गया था, पहली बात तो ये याद रख लो। इससे पहले एसबीआई का जो नाम है उसे हम बोलते थे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलते इसको, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी अगर आप गठन देखोगे तो वो गठन जो आपको 1921 में मिल जाएगा, इस पर में उसको गठन किया था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी जो बनाया गया बैंक है ये भी मर्जर से ही बनाया गया है। 3 बैंक थे जिनके मर्जर से ये बैंक बना था। फॉर एग्जाम्पल आपके हो गए बैंक ऑफ बॉम्बे, देन हो गया आपका बैंक ऑफ मद्रास, एंड देन हो गया आपका बैंक ऑफ कलकत्ता। ये जो 3 बैंक है, तीनों बैंक के मर्जर से जो है आपका इंपीरियल बना है, और फिर इंपीरियल से आपका आगे जाके एसबीआई बना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। उसी तरीके से आपको कुछ और भी चीजें, जैसे एसबीआई ने जो ना अभी हालांकि जो स्विगी, आई होप आपको पता होगा स्विगी के रिगार्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फूड डिलीवरी ऐप है। तो स्विगी द्वारा क्या किया गया है, स्विगी के साथ उन्होंने टाई अप कर रखा है, और स्विगी को जो है एक नया कार्ड इशू किया है, द क्रेडिट कार्ड हैज बीन इशू बाय द जो आपका एसबीआई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। दिस हैज बीन डन विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर, ठीक है। आपको जो है याद रखना है। उसी के साथ आपको और एक चीजें है, सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, लेट मी री राइट दिस पर्टिकुलर थिंग्स फॉर यू, ठीक है। इस चीज को जो है आपको थोड़ा सा वेरीफाई कर लो, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक यानी कि एसबीआई का अभी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चलता है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अमृत कलश करके एक प्रोग्राम है, अमृत कलश करके एक प्रोग्राम है, यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, वो भी एसबीआई का है।
एसबीआई जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, जिनके ब्रांचेस की बारे में बात की जाए, लार्जेस्ट ब्रांचेस भी एसबीआई है, ठीक है। व्हेन इट कम टू लेंडिंग एक्टिविटीज, जो लेंडिंग एक्टिविटी हम करते हैं मार्केट में, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एसबीआई ही आपकी जो टॉप 3 होती है, तो एसबीआई में टॉप 3 आ जाता है, मोर टॉप 1 टॉप 2 में ही चलता है, ठीक है। और एक बैंक होता है आपका कैनरा बैंक होता है, तो कैनरा बैंक एंड एसबीआई ये दो लोग हैं, तो यही फाइट करते हैं नॉर्मली व्हेन टू लेंडिंग एक्टिविटीज। लेंडिंग एक्टिविटी में बहुत ज्यादा लेंड करना या फिर मार्केट में जो है लेंडिंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना, उनके लिए जो है ये पर्टिकुलर एसबीआई ही ये और कैनरा बैंक इन दोनों में रहता है। लेंडिंग एक्टिविटी की बात के बारे में बात कर ले तो, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं इस, और हमारे हमेशा एक स्टेटमेंट भी होता है कि एसबीआई को हम बोलते हैं दे आर द शैडो बैंक फॉर आरबीआई, ठीक है। यानी क्यों बोलते हैं, बिकॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक इन अवर कंट्री, अगर हम बात की जाए वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है, ठीक है, जो हमारे देश का है एसबीआई करके, ठीक है ना। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप जो है प्लीज इस इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आपको रिराइट करके अच्छे से आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके लिए मेंशन कर रखता हूँ, आपको ना ये ढूंढ के बताओ मुझे, दो चीजें यहाँ पे बताता हूँ। एक है आपका जोमैटो, जोमैटो जोमैटो यूपीआई करके उन्होंने लॉन्च किया है, जोमैटो का क्रेडिट कार्ड आया है, बेसिकली यू कैन कॉल इट द क्रेडिट कार्ड जोमैटो का। और एक स्विगी का आया है, एक जोमैटो है एंड एक स्विगी है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से बैंक के हेल्प से जोमैटो ने आपका क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है और कौन से बैंक के हेल्प से स्विगी ने ये किया है, ठीक है। यहाँ पर यू नीड टू टेल मी द नेम्स, ठीक है। कहा बताओगे आप, जो भी हमारा कमेंट सेक्शन है उसमें आप ना मुझे इस चीज के बारे में बताओ कि कौन है और किसने किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है, ठीक है। अगले सवाल स्पेसिफिकली मैंने बाद में बात किया है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल सीईओ ऑफ पेयू, ठीक है। ग्लोबल सीईओ ऑफ पेयू किसके द्वारा जो अपॉइंटमेंट है किसने किया है। अब सेम थिंग आप क्या करोगे, सेम थिंग यू हैव टू रिपीट नेम, जो चार्ट है अपना नेम, तो और पोजीशन क्या आएगा, अब यहाँ पे सीईओ की पोजीशन है, ठीक है। वेयर पेयू में, पेयू पता है किसको क्या है, पेयू पेयू इज बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग, किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग, ऑनलाइन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, यहाँ पे जो डिजिटल हम प्रोवाइड करते हैं उनकी जो सर्विस प्रोवाइडर का काम है वो पेयू द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। पेयू बेसिकली इनका ना बेस नीदरलैंड का है, ठीक है। बेसिकली इनका जो अगर बेस देखा जाए तो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं एंड ये एक टाइप के आपके सर्विस प्रोवाइडर ही है, ठीक है, पेयू करके। नाउ अब यहाँ पे जो है उनका सीईओ, ग्लोबल सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है, तो रिमेंबर और जो करेक्ट आंसर आप करंट आंसर में क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड पॉइंट, ये दो हमने इससे पहले किया है, और जो करेक्ट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर, ठीक है, अनिर्बंधन मुखर्जी, ठीक है। तो अनिर्बंधन मुखर्जी जो है एज ए सीईओ ऑफ पेयू इनको अपॉइंटमेंट मिला है, ठीक है। इस तरीके से आपको चार्ट जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है सीईओ करके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अनिर्बन मुखर्जी हैज बीन प्रमोटेड टू द ग्लोबल सीईओ ऑफ पेयू, ठीक है। जैसे मैंने बोला नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, दे आर ऑनलाइन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, किसको सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन मर्चेंट को जो है अपनी सर्विस प्रोवाइडर करते हैं, और इसका गठन जो है 2002 में जो इसका गठन किया गया था, ठीक है। नाउ यहाँ पर मैं एक बात बस जानकर देता हूँ, इसके बारे में भी आपको जो है में पढ़ना है। अभी रिसेंटली इंडियन, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया आपको, इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो तो आपको इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज मिलेगा अभी रिसेंट वाला, कि एक बैंक है, मतलब टोटल जो ट्रांजेक्शन है, तो टोटल ट्रांजेक्शन बाय डूइंग डिजिटल ट्रांजेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल अप्रॉक्स 1,07,000 ट्रांजेक्शन होते हैं, अप्रॉक्स 1,07,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, पर सेकेंड व्हेन कम टू डिजिटल इकोनॉमी इन अवर कंट्री। अगर डिजिटल इकोनॉमी की बात कर ले तो, डिजिटल ट्रांजेक्शन की हम बात करें तो, ठीक है। तो ये जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है इनका जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ ही रहा है। दुनिया भर की बात करें, इंडिया की बात करें, दोनों तरफ जो है डिजिटल से लोग ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेमेंट जो है वो अपना डिजिटल द्वारा ही कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके लिए पेश है, आरबीआई द्वारा रेपो रेट जो है कितने परसेंट को मेंटेन किया जाता है। सवाल बहुत ही सिंपल है आपका कि आरबीआई जो है रेपो रेट को मेंटेन करता है, सबको पता है, लेकिन आरबीआई मेंटेन रेपो रेट को करता है तो किस रेट के ऊपर करता है, उसको सवाल यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन यू सम चीज।
एक होता है आपका रेपो रेट, पहले एक होता है आपका रेपो रेट। पहले बात सुनो, व्हाट इज रेपो रेट? अ वेरी सिंपली स्पीकिंग, जो बैंक है एक आरबीआई है, जब आरबीआई बैंक को पैसे देता है फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज, जब आरबीआई बैंक को पैसे देता है फॉर द शॉर्ट टाइम पर्पज, ठीक है, तो उस पैसे को जिस रेट के ऊपर दिया जाता है, द रेट व्हिच हैज बीन सेड, रेट के ऊपर दिया जाता है, उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं। मतलब अगर आरबीआई बैंक को 100 रुपए दे रहा है, ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितना ले रहा है, 5% का इंटरेस्ट रेट ले रहा है बैंक से, जो 5% का इंटरेस्ट रेट आरबीआई लगा रहा है व्हाइल आरबीआई इज लेंडिंग टू द बैंक, तो वो 5% का इंटरेस्ट रेट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ रेपो रेट। ये कौन सा रेट है आपका, ये आपका रेपो रेट है, ठीक है। नाउ ये ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद कर लो कि रेपो रेट जो होता है आपका वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। रेपो रेट जो होता है आपका शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है, ठीक है। अब इसके ना एक उल्टा होता है, रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है आपका, रिवर्स रेपो रेट होता है। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें बैंक द्वारा आरबीआई को पैसा दिया जाता है, या बैंक द्वारा आरबीआई को पैसा दिया जाएगा, और वो जो पैसा दिया जा रहा है उसके ऊपर जो रेट लगता है उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट रेट लगेगा, एंड दैट इंटरेस्ट रेट इज नथिंग बट योर रिवर्स रेपो रेट। उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट जो है बोलते हैं, ठीक है। मतलब बैंक ने अगर आरबीआई को 100 रुपए दिए हैं और कितने ने 3 रुपए 3% के ऊपर दिया है, तो 3% आपको क्या हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है लेंडिंग एक्टिविटीज है वो आपको मार्केट में दिखती है। आपको ना एक चीज और एक याद रखना है इस सब चीज में, रेपो रेट को ही ना हम हमेशा एक चीज से लिंक करते हैं, जिसे कॉल्ड पॉलिसी रेट। बहुत बार एग्जाम में ये सवाल आता है आपका कि पॉलिसी रेट क्या है, ठीक है। रेपो रेट को ही हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट का ही दूसरा नाम क्या आपका पॉलिसी रेट है। योर रेपो रेट इज आल्सो नोन एज अ पॉलिसी रेट, इसको भी आपको नोट डाउन करके रखना है। अभी ये सारी जो चीजें हैं जो जिसके बारे में बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, ये सारी चीजें जो आपका मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आती है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है आपकी, ठीक है, इसके ना दो हिस्से हैं। एक है आपका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव टूल, एक आपका क्वांटिटेटिव टूल है, और दूसरा है आपका क्वालिटेटिव, ठीक है। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव टूल, एक होता है आपका क्वालिटेटिव टूल। अब जो आपका क्वांटिटेटिव टूल्स है उसमें जो आपका आता है रिजर्व रेशो, ठीक है, रिजर्व रेशो में आपके सीआरआर आता है, एसएलआर आता है, देन आके आपके रेट्स आते हैं। तो रेट्स में इंपॉर्टेंट यू हैव रेपो रेट एंड देन यू हैव रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पर आपका बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आते हैं, ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आती है आपकी, ये सारी चीजें भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। क्वालिटेटिव टूल्स में भी आपके बहुत सारे टूल्स यहाँ पे मेंशन आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो आपका रेपो रेट जो है आपका लिंक है, जिसके बारे में आपको सवाल पूछा गया है। अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको भी कौन बनाता है, याद करना, जैसे बाय मंथली पॉलिसी है ये, बिल्कुल यही याद कर रहा है, ये पॉलिसी की आपकी बाय मंथली पॉलिसी है, हर 2 महीने में अपडेट होती है। और यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर ये किसके द्वारा होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा जो है ये पॉलिसी जो है रिलीज की जाती है हर 2 महीने में। अब ये जो कमेटी होते हैं इसको याद करो, इस कमेटी में टोटल 6 लोग होते हैं, और 6 लोगों के जो 3 लोग होते हैं वो आरबीआई से 3 लोग होते हैं, और जो और एक 3 लोग हैं वो कहाँ से होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं। देयर सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये लोग होते हैं आरबीआई से होते हैं, ठीक है। और आरबीआई में ये 3 लोग होते हैं ना, इन 3 लोगों में से एक पर्सन जो होता है वो आपका आरबीआई गवर्नर खुद होता है। 3 में से 1 पर्सन होता है आरबीआई गवर्नर खुद, इन 3 में से 1 होते हैं। यानी क्या है ना, आर में से 3 में से 1 कौन है, आरबीआई गवर्नर ही है। अब ये जो आरबीआई गवर्नर है इनका जो है पर्टिकुलर वही इस पर्टिकुलर कमेटी को लीड भी करते रहते हैं, ठीक है। और उनका डिसीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर प्ले करता है व्हेन इट कम टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। नाउ आई होप आपको चीजें जो है कवर हो रही है। तो अभी जो है इनका रिपोर्ट आया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, तो आपको सवाल वही पूछा है कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत व्हाट परसेंटेज दैट आरबीआई ने बोला है कि रेपो रेट मेंटेन करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर। मैं यहाँ पर ये आपका, आई होप आपको चीजें क्लियर है। योर करेक्ट आंसर इज, इट इज अ यस। आपका रिसेंटली जो पॉलिसी रेट है, जिसे मैं बोला रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट को ही हम पॉलिसी रेट बोलते हैं। और कितना है पॉलिसी रेट आपका, 6.5%। व्हाट इज योर रेपो रेट, 6.5% का जो है रेपो रेट हम बोलते हैं। उस तरीके से आपके अदर फैसिलिटीज भी है, इसमें बोला बैंक रेट होता है, व्हाट इज बैंक रेट, 6.7% का बैंक रेट है।
आपके स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी होती है। अब व्हाट इज द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये बहुत लोगों को सवाल पड़ेगा, तो उसको ना याद रख लो। देखो ये सारी जो चीजें हैं आपकी स्टैंडिंग, आपका बैंकिंग अवेयरनेस की जो लेक्चर्स है वहां पर जो सारी चीजें आपकी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो यू हैव टू अटेंड दोस लेक्चर फॉर दैट पर्पज। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो अभी आपको जो रेपो रेट है, रेपो रेट है वो कितना है, 6.50% का आपका रेपो रेट है, ठीक है, जो कि वही रेपो रेट अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आगे बढ़ता है, जैसे मैंने बाकी जो चीज है जिसके बारे में बोला, जैसे मैंने सीआरआर बोला, इफ दे आस्क यू रिगार्डिंग सीआरआर कितना है, जैसे मैंने सीआरआर भी आपके लिए लगा के रखा है, और जो सीआरआर अमाउंट 4.5% इज योर सीआरआर अमाउंट। अगर वो लोग एसएलआर के बारे में पूछते तो 18% योर एसएलआर अमाउंट। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको यहाँ पर जो है मेंशन है, ठीक है। मैंने मल्टीपल पॉलिसी कमेटी के बारे में भी बताया आपको, कितने लोग होते हैं, क्या होते हैं, कौन चेयरमैन होता है, ठीक है। तो वो भी जो चीजें हैं रिगार्डिंग मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, वो भी हमने अभी अभी डिस्कस की है। जिन भी लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे ऊपर मैंने लगाई है, यू कैन रीड दोज इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है, ठीक है। फिनटेक जो है फर्म है, ठीक है, उसका जो मर्जर हुआ है, तो आपको बोला है कि किस बैंक के साथ इसका मर्जर हुआ है। अगेन ये जो फर्म है आपकी फिनटेक फर्म है, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लीडिंग जो है ये फर्म है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई विल 5 सेकेंड, यू हैव टू मार्क योर करेक्ट आंसर। 5 सेकेंड दे रहा हूँ, 5 सेकेंड में आपका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है। Yes. What is correct answer? Your correct answer is option number A. What is your correct answer? Option number A. North East Small Finance Bank. What is your correct answer? North East Small Finance Bank. फिनटेक फर्म्स का अभी मर्जर हुआ है, और ये मर्जर किस बैंक के साथ हुआ है, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ इनका मर्जर हुआ है। नाउ यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली मैंने इस चीज को मेंशन कर रखा है। एंड ना एक चीज याद रखो, ये जो मर्जर होता है या फिर इनका जो अप्रूवल होता है एट द एंड, अप्रूवल का इंपॉर्टेंस किसके द्वारा दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जो है पर्टिकुलर अप्रूव करती है फॉर दिस पर्टिकुलर वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, ये जो मैं चाहता हूं ना आप जो लोग हो, आप सब लोग इस पर्टिकुलर सवाल को पढ़ो, और मैं चाहता हूं आप में से हर एक बंदा जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, एवरी पर्सन शुड अटेंड दिस क्वेश्चन, एवरी पर्सन शुड अटेंड दिस क्वेश्चन, ओके। आपको जस्ट हेल्प करने के लिए पहले मैं सवाल रीड करता हूं। Which among the following scheme has been launched by central government? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौन सा स्कीम को लॉन्च किया गया है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल फैमिली, बीपीएल फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जो है उनको फ्री एलपीजी कनेक्शन देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौन सी स्कीम जो है रेगुलेट की जा रही है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है, जैसे अभी पीएमकेवाई है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ठीक है, प्रधानमंत्री यहाँ पर जनधन योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना है। तो इसमें कौन सी योजना है जहां पर हमें फ्री एलपीजी कनेक्शन देंगे एक बीपीएल फैमिलीज को, ठीक है। आपको सोचना है, मार्क योर करेक्ट आंसर, आई विल गिव यू 5 सेकंड। यस, तो आई होप आप लोगों ने जो है आपका करेक्ट आंसर चॉइस कर लिया है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे याद करना, दिस पर्टिकुलर स्कीम इज नोन एज अ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। कौन सा स्कीम है ये, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, जिसके अंतर्गत जिस सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, और इस स्कीम के अंतर्गत जो है फ्री एलपीजी कनेक्शंस जो है प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी बीपीएल फैमिलीज है उनको, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब मैंने इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि अभी जो आपको पता चला होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एलपीजी सब्सिडी आती है, एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी आती है किन लोगों के लिए, जो भी उज्ज्वला के बेनिफिशियरी है, ठीक है, उन लोगों के लिए। तो वो 200 रुपए से हटा के 30 रुपए क्या की है,
बढ़ाई गई है। ठीक है, पहले 200 हुआ करती थी, तो अभी कितना है उनका, अभी वो 300 कर दी गई है। कौन सा पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, उज्ज्वला ये सब बेनिफिशियरी है उनके बारे में। इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर स्कीम के बारे में बोला है, दिस इज वन ऑफ द सोशल वेलफेयर स्कीम, जहां पर हम चाहते हैं कि जो भी हेल्थ है, किसका हेल्थ है यहाँ पे बात चल रही है, वुमन एंड चिल्ड्रन का। आप ना एक बात समझो, घर में जो भी चूल्हा जलाते हैं, जो कुकिंग कोल होता है आपका, तो उससे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकलता है, और उस धुएं का जो परिणाम होता है, ऑब्वियसली जो भी उस घर की फीमेल है उसके ऊपर वो उसका परिणाम होता है। अब उसको कम करने के लिए, उसका हेल्थ मेंटेन रहने के लिए, या फिर उनको हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रिलीज की गई है। आपको ये भी याद करना है कि स्कीम रिलीज कब की है, तो दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज बीन लॉन्च ऑन 1 मई 2016। कहाँ पे लॉन्च हुए, 1 मई 2016 को हमने स्कीम को क्या की है, लॉन्च की गई है। और जो आपके हेल्थ मिनिस्टर, जो आपका मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, ठीक है, फीमेल चाइल्ड डेवलपमेंट है, उनके द्वारा जो है इस पर्टिकुलर स्कीम को जो है आराम से रन किया जाता है। दे आर द इम्पोर्टेंट प्लेस बिहाइंड इट। ठीक है, यस, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैंने ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको मेंशन कर रखी है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए ये है, ठीक है, विच बैंक हैज लॉन्च, विच बैंक हैज लॉन्च मोबाइल हैंडल्ड डिवाइस, ठीक है, हैंडहेल्ड डिवाइस टू इंप्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। कौन सा वो बैंक है जिसके द्वारा मोबाइल हैंडेड डिवाइस जो है बनाया गया है, या फिर मोबाइल हैंडेड डिवाइस को जो है यूज वो करते हैं। अब ना पहली बात समझो आप, जितनी ज्यादा फंक्शन या फिर डिजिटल फंक्शन है, हम अच्छे डिजिटल फंक्शन जो है प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को, उतना ही ज्यादा कस्टमर लिंक फील करेगा अपने बैंक के साथ। ठीक है, पहली बात तो यही है, और जितना ज्यादा कस्टमर बैंक का लिंक फील करेगा उतने ज्यादा कस्टमर जुड़ेंगे, और जब लोग बैंक से अटैच हो जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इज नथिंग बट योर फाइनेंशियल इंक्लूजन, बिकॉज लोग जो है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनका इंक्लूजन जो है उस सिस्टम में हो जाता है। तो ये जो मोबाइल हैंडेड डिवाइस होता है, हैंडेड डिवाइसेस होते हैं जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, उसमें से एक कौन सा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एसबीआई। इसके द्वारा ये पर्टिकुलर लॉन्च किया गया, एसबीआई द्वारा ये पर्टिकुलर क्या है, लॉन्च है। और एसबीआई प्राइमरली क्या फील कर रहा है, फिर किस एम से जो लॉन्च किया है, दिस मेन एम ऑफ आपका एसबीआई का इज टू एम्पावर अ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अवर कंट्री। फाइनेंशियल इंक्लूजन को एम्पावर करना ही उनका एक सबसे बड़ा मोटिव है। ठीक है, नाउ अब ये जो है पर्टिकुलरली, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज के रिगार्डिंग है, जितना आप उनको अच्छे स्मूथ एक्सेसिबिलिटी बैंकिंग प्रोवाइड करोगे कस्टमर को, उतना ही वो कस्टमर आपको सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अभी रिसेंटली टोकनाइजेशन अलाउड किया गया है फॉर सीओएफ, फॉर द सीओएफ सर्विस। इन सीओएफ सी स्टैंड फॉर, एफ स्टैंड फॉर व्हाट, तो इस सीओएफ में ना ये एफ क्या स्टैंड करता है। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो ये बात को समझो आप, ये सवाल, इस टाइप के सवाल आपको ना बहुत ज्यादा कॉमनली अभी हमें सवाल दिखते हैं, बहुत ज्यादा कॉमनली ये सवाल हमें अभी विटनेस होते हैं। अब ना ये बात करो, एक जो सवाल है, जो पूछा हुआ सवाल है आपको एग्जाम में, कि जो लिक्विडिटी, जैसे अभी एलएएफ है, तो इस एलएएफ में एफ स्टैंड फॉर व्हाट, अभी एलएएफ में एल स्टैंड फॉर व्हाट, तो व्हाट इज दिस फुल फॉर्म, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जो एफ स्टैंड फॉर फैसिलिटी। तो यू नीड टू बी अवेयर, तो फुल फॉर्म्स आपको पता होने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर थिंग के। जैसे अभी यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर स्कीम है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है which allow the tokenization on COAF services, ठीक है, what is this COAF stand for? The COAF is nothing but a card, ठीक है, कार्ड ऑन फाइल। इसका पर्टिकुलर क्या है, COAF का कार्ड ऑन फाइल, कार्ड ऑन फाइल है। तो यहाँ पे if they ask you that F is stand for what, that F is stand for the file, that F is stand for the file, card on file, तो यार F is stand for your file, ठीक है, that should be your आंसर। जैसे आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है कि आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, आरबीआई इज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस दिस कार्ड ऑन फाइल फॉर टोकनाइजेशन। ठीक है, फिर आगे वही सवाल है कि ये सब चीजें क्या है, मैंने यहाँ पर पर्टिकुलरली आपको जो है मेंशन कर रखा है, ठीक है, ऑल द थिंग्स की कार्ड ऑन फाइल क्या है। जस्ट फॉर गिविंग द वन एग्जांपल टू यू, कस्टमर, इस पर्टिकुलर में कस्टमर हु डू नॉट हैव
any tokenization facility will have to key in their name with 16-digit card number, expiry date, CVV each time they order something online. लेकिन अगर अगर उन्होंने बस वो एक टोकन ले लिया, ठीक है, एक टोकन ले लिया, ठीक है, आपको जस्ट एक टोकन आपके पास है, तो इन दैट टोकन है ना, यू डोंट वांट टू शेयर ऑल दोस इंफॉर्मेशन। आपको जो सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत है नहीं है। इफ यू हैव दैट टोकन विथ यू, बस यू हैव टू प्रोवाइड दैट टोकन टू दैट एंड सारे जो एप्लीकेशन से सारी चीजें हो जाएगी। हर बार आपको वो सारी चीजें या फिर सारा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। That's why RBI has proposed this particular system as a card on file for tokenization. This ये है RBI द्वारा लॉन्च की गया है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही है। आगे बढ़ता हूँ। अगला सवाल आपके लिए है, who has been appointed as the chairman, ठीक है, the chairman and managing director of General Insurance Corporation Limited, ठीक है। इनके से अब आप क्या करोगे, जिस तरीके से मैंने आपको बोला है, यू हैव टू मेक अ चार्ट। आपको क्या बनाना है, एक अच्छा सा चार्ट बनाना है, और चार्ट में आप पहले क्या लिखोगे, पहले चीज क्या आपका नेम है, अब यहाँ पोजीशन क्या है आपकी, पोजीशन या फिर ऑथोरिटी क्या आपकी, सीएमडी है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, और किस कंपनी का है ये, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चेयर सीएमडी है, और किसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसे बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रामास्वामी एन। किन्हें बनाया गया है, रामास्वामी एन जो है उनको जो है पर्टिकुलरली हमने क्या बनाया है, सीएमडी बनाया है, फॉर विच जनरल इंश्योरेंस एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, यस। तो आई होप आपको जो चीजें जो है क्लियर हुई। देखो ये ना स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। स्टैटिक इंफॉर्मेशन जो मतलब क्या होता है, आपका एडी हो गया, सीएमडी हो गया, चेयरमैन हो गया, ये जो इंफॉर्मेशन है बदलती रहती है इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको एक प्रॉपर वे से, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के ऊपर इस चीज को बनाना है या फिर वहां पे रखना है, तभी जो है आप ये चीजें याद कर सकते हो अच्छे से। ठीक है नाउ, अब ये भी मैंने यहाँ पे लगा के रखा है कि जो डिसीजन है टू अपॉइंट दिस रामास्वामी अय्यर एज अ सीएमडी फॉर जनरल इंश्योरेंस, ये डिसीजन जो है किसके द्वारा लिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दिस हैज बीन टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला सवाल आपके सामने पेश है। यस, तो मैं चाहता हूँ पहले सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड मार्क करेक्ट आंसर। नोकिया द्वारा 6G लैब बनाया गया है। कौन सा 6G लैब हैज बीन लॉन्च, नोकिया हैज लॉन्च्ड 6G लैब। तो आपको बताएं कौन से सिटी में जो है ये पर्टिकुलर ऐप लॉन्च है। ठीक है, व्हाट यू नीड टू टेल मी, कौन सा वो सिटी है जहां पर जो ये पर्टिकुलर ऐप है जो है उन्होंने लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब देखो आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। ठीक है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। कहाँ पे लॉन्च हुआ ये पर्टिकुलर चीज, ये जो है बेंगलुरु में जो है इस टाइप का जो सिस्टम है उन्होंने लॉन्च किया है। नोकिया हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड 6G लैब इन विच सिटी, दे आर लॉन्च इन बेंगलुरु। कहाँ पे लॉन्च हुआ ये, बेंगलुरु में लॉन्च है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है पर्टिकुलरली आपको इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर मैंने मार्क करके रखी है। ठीक है, मैंने ना यहाँ पर एक चीज नोटिस यहाँ पे की है कि इसका जो पर्टिकुलर अनाउंसमेंट है, पर्टिकुलर अनाउंसमेंट दे हैव बीन डन, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पूछते हैं ना ये कौन से विजन के तहत किया जा रहा है, फिर कौन सी चीज के विजन के तहत चीज चल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन है। तो 6G लैब बनाया गया है, द पर्टिकुलर भारत 6G विजन। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट विजन गिवन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर टू अस। ठीक है, भारत 6G विजन, उस विजन के तहत या फिर उस विजन को सामने रखते हुए ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है, ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, आई होप ये जो डेवलपमेंट है आपको यहाँ पर याद है। अब इसके लिए ना मैंने यहाँ पर एक चीज मेंशन कर रखी है। अगर सवाल इस तरीके से बन सकता है कि फिर नोकिया क्या है, नोकिया क्या है, दे माइट नॉट बी आस्क यू कि क्या चल रहा है, फिर अभी रिसेंट में क्या हुआ है, दे नॉट आस्क यू। लेकिन वो क्या मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि नोकिया के बारे में पूछ सकते हैं, बिकॉज बहुत बार हमें जो इस चीज के बारे में पता नहीं होता है। देखो नोकिया विच इज फाउंडेड इन 1865, पहली बात तो यही है। उनके हेडक्वार्टर्स आपको फिनलैंड में मिल जाएंगे है, और अभी उनके चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट करंटली इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में है। तो अभी जो चार्ट हम बना रहे हैं उसमें आप इन दोनों को भी जो है वहां पर ऐड कर देना। ओके नाउ, अब इस टाइप के जो रिकॉर्डर्स है आपको याद रखने पड़ेंगे। हमें जो है 6G के ओर बढ़ना है, और उसके कदम के लिए ये जो स्टेप्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आगे, यस, हु इज बिन रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया,
ये जो पर्टिकुलर लिस्ट है, ठीक है, हुरियन इंडियन रिच लिस्ट 2023, इसको अभी रिसेंटली रिच जो लिस्ट है अभी रिसेंटली जो है लिस्ट अनाउंस्ड है, और उसमें लिस्ट में पूछा है कि कौन है भारत के सबसे अमीर इंसान। ठीक है, तो अभी ना देखो एवरीवन नो दिस, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतना इजी सवाल भी नहीं बनेगा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? करेक्ट आंसर इज मुकेश अंबानी साहब। ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा अमीर आदमी की अगर हम बात करें तो अंबानी साहब जो सबसे ज्यादा अमीर इंसान है इंडिया के, अकॉर्डिंग टू दिस हुरियन इंडियन लिस्ट 2023। अब ना एक बात यहाँ पे मैं नोटिस करना चाहता हूँ, इफ दे वांटेड टू मेक द क्वेश्चन मोर हार्डर, व्हाट दे कैन आस्क यू, तो दे कैन स्पेसिफिकली क्या पूछेंगे कि भाई देखो, ठीक है, जो मुकेश अंबानी है उनका वेल्थ कितना बड़ा है, कितना इंक्रीमेंट वहां पे लिखा है। तो भाई देखो उनका जो वेल्थ है, अगर हम 2014 के बारे में बात करें 2014, तो उनका वेल्थ जो है 1,65,100 करोड़ रुपए था। ठीक है, लेकिन अभी कितना इंक्रीमेंट हुआ है अगर ये पूछेंगे, तो इंक्रीमेंट होकर कितना बना है, 8,08,700 करोड़ का इंक्रीमेंट वहां पे हुआ है। और ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कहाँ पे मेंशन है आपकी, हुरियन, ठीक है, हुरन इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन क्या है आपकी नोटिस है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है, which of the following bank has become a first lender to offer open network digital currency? जो आपका ओपन ओएनडीसी, सबसे पहले ना बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज ओएनडीसी। रिमेंबर ओएनडीसी इज नथिंग बट अ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, व्हाट इज ओएनडीसी? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये ना फुल फॉर्म। अभी मैंने एक सवाल दिखाया था ना आपको, वहां पे कैसे पूछा था कि व्हाट इज एफ स्टैंड फॉर व्हाट, तो उस तरीके से ये भी दे कैन आस्क सिंपली। ठीक है, व्हाट इज दिस ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, दिस इज ओएनडीसी। तो फर्स्ट लेंडर कौन बना है, ठीक है, हु हैज बिकम द फर्स्ट लेंडर टू ऑफर ओएनडीसी नेटवर्क गिफ्ट कार्ड, कौन बना है? तो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? तो रिमेंबर व्हाट इज योर करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपका एक्सिस बैंक। व्हाट इज करेक्ट आंसर योर? एक्सिस बैंक योर करेक्ट आंसर, जहां पर उन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, यस, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट एक्सिस, आई एम सो सॉरी। व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? ठीक है, लिटिल बिट मिस्टेक फ्रॉम माय साइड। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? दिस इज नथिंग बट एस बैंक, दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द एस बैंक। एस बैंक द्वारा जो है आपका जो है पर्टिकुलर गठन हुआ है। ठीक है, एस बैंक इज द फर्स्ट बैंक इन अ कंट्री टू इशू सच अ कार्ड। ठीक है, अब ना ये भी याद कर लो कि ये पर्टिकुलर कार्ड में या फिर किस टाइप का ये कार्ड होगा, या फिर जो किस टाइप का ये गिफ्ट कार्ड जो है यहाँ पर इशू हुआ है। तो यहाँ पे ना पर्टिकुलरली उन्होंने बोला है कि जो भी बंदा होगा, जो भी इस कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है, वहां पे एक पर्टिकुलर फ्लेक्सिबिलिटी है अप टू द लोड अप टू 10,000 रुपीज। ठीक है, वहां पे, और रुपए का जो नेटवर्क है वो भी सबको सपोर्ट करेगा। और ये जो कार्ड है आप कौन सा गिफ्ट खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज इट फॉर द बाइंग फूड, यू कैन यूज इट बाय फॉर फैशन, हैंडक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सम हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। इन सारी चीजों को जो है वो परचेज करने के लिए यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कार्ड का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए पेश है, यस, नैव ई कैश, नैव ई कैश, नैव ई कैश का जो है अभी गठन हुआ है। ठीक है, या फिर नैव ई कैश को जो अभी लॉन्च किया गया है। ठीक है, नैव ई कैश स्पेसिफिकली किसके लिए बनाया गया है? इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। व्हाट यू नीड टू टेल मी, कौन से बैंक के साथ मिलके, कौन से बैंक के साथ मिलके, विच बैंक एंड इंडियन नेवी ने मिलके नैव ई कैश जो है पर्टिकुलर लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर नैव ई कैश जो है आपका एसबीआई द्वारा, विच बैंक? एसबीआई ने मिलकर जो है नैव ई कैश को जो है अभी लॉन्च किया गया है। आई होप द चीजें जो आपको क्लियर है। देखो याद करो, पहली चीज फिर एक दिमाग में आता है, सर ये क्या, व्हाट इज दिस नैव ई कैश इज ऑल अबाउट? तो पहली बात याद कर लो कि जो भी है ये नैव ई कैश, जो भी है नैव ई कैश, जो भी नैव ई कैश का आपका नेवी के लिए, तो ये जो कार्ड है ये ऑनलाइन के लिए भी है और ऑफलाइन मोड, दोनों मोड में चलेगा। ठीक है, नाउ अब इसमें जो क्या हो जाएगा कि इंडिया
जो एक आप नहीं कह सकते हैं, वी वांट टू बिकम अ जायंट, जायंट स्टेप है अपना किसकी और में कि जो भी हमें डिजिटल करेंसीज है। देखो बहुत बार क्या होंगे, हमारे नेवी के जो डिपार्टमेंट होंगे या फिर जो प्लेस होंगे वो भी तो फॉरेन क्या बोलते हैं इस्तेमाल करते होंगे फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज। तो ये जो है थोड़ा सा जो है हमारा डिपेंडेंस बढ़ाता है फॉर द अदर पीपल्स या फिर अदर फॉरेन एंटिटी। हमें जो क्या बनना है, वी नीड टू बिकम अ सेल्फ रिलायंस एंड डिजिटल डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दैट्स व्हाई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इन्हें नाव ई कैश कार्ड लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विद द नेवी, किसका मिलके, नेवी के साथ मिलके। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए ये 40 आफ्टर 40। देखो 40 आफ्टर 40 ना वेरी इंपॉर्टेंट, पहले तो समझो क्या होता है। रिटायरमेंट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन इट कम टू रिटायरमेंट प्लानिंग इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एवरीवन हैज टू हैव सम रिटायरमेंट प्लान, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट करना, इन्वेस्टमेंट पैटर्न करते रहना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए जो है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग करना इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए ये 40 आफ्टर 40 ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया, रिटायरमेंट प्लानिंग है, लेकिन आपको मुझे बताना है किस बैंक द्वारा ये पर्टिकुलर प्लानिंग जो है अभी लॉन्च हुई है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस प्लानिंग इज पर्टिकुलरली लॉन्च बाय द आईडीएफसी फर्स्ट। किसके द्वारा लॉन्च है, आईडीएफसी फर्स्ट द्वारा जो है पर्टिकुलरली 40 आफ्टर 40 बैंक लॉन्च है। अब सवाल ये आता है कि सर ये है क्या। तो रिमेंबर एक चीज याद रख लेना, जो भी पीपल है, इफ दे वांट टू गेट रिटायर्ड तो दे मस्ट हैव द रिटायर्ड प्लान। इस रिटायर्ड प्लान के रिगार्डिंग जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके इनसाइट्स हैं, वो आपको किसके द्वारा मिल जाएंगे, एक्सपर्ट गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगे, एक्सपर्ट गाइडलाइन और भी इंडिविजुअल को मिल जाएंगे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेस के ऊपर। और फिर उस गाइडलाइन के बेस के ऊपर वो जो भी बंदा होगा या फिर जो बंदी होगी वो अपने खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब रिटायरमेंट प्लान वो खुद का बना सकता है। और ऐसा हो इसलिए एचडीएफसी फर्स्ट, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा एंड आउटलुक ग्रुप द्वारा आउटलुक मनी 40 आफ्टर 40 ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, ताकि लोगों की जो रिटायरमेंट है वो आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है वो अच्छे से जो है गुजर पाए, ठीक है। आई होप द चीजें जो है आपको यहाँ पे क्लियर हो रही है। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल आपके लिए पेश है। हाँ, जो जीएसटी ट्रिब्यूनल है, जीएसटी ट्रिब्यूनल है, उनके जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर अभी बढ़ाया गया है, टेन्योर हैज बीन इंक्रीज्ड। अब ये टेन्योर कितना बढ़ाया गया है, द क्वेश्चन इज कि जो टेन्योर है वो टेन्योर कितना बढ़ाया गया है। पहले कितना था, अभी कितना था, 67 था, अभी 67 से बढ़े कितना बनाया गया है। तो रिमेंबर 67 से हटके अभी कितना बनाया गया है, तो 70 ईयर्स जो है इसको बनाया गया है। कितना बनाया गया है इसको, 70 ईयर्स जो है बनाया गया है। अब ना बहुत लोगों को ये सवाल होगा कि ये जीएसटी और जीएसटी ट्रिब्यूनल क्या होता है। देखो बात को समझो, जो भी जीएसटी है मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स है आपका, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अगर कोई भी इशू क्रिएट होता है बिटवीन द पार्टीज, यहाँ पे कौन पार्टी कौन सी यहाँ पे इन्वॉल्व, यहाँ पे आपके स्टेट गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट के साथ आपका कौन सा है, यूनियन, जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी यहाँ पर क्या है आपके एक पार्टी है, फिर वो भी यहाँ पर क्या है आपका यहाँ पर वो होल्ड करते एक स्टेट है, ठीक है। स्टेट्स प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों जो है यहाँ पर पार्टीज इन्वॉल्व है, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, अगर वोटिंग शेयर के बारे में बात करूं मैं, जैसे 66% वोटिंग शेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है और 33% वोटिंग शेयर जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, व्हेन इट कम टू दिस पर्टिकुलर थिंग, जो भी जीएसटी यहाँ पर किसी के ऊपर डिबेट चलता है या फिर कोई चीज के ऊपर मतभेद आ जाता है, तो या फिर कोई स्टेट के स्टेट में आता है, सेंट्रल स्टेट में आता है, तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट इंडिया में न जाते हुए एक जीएसटी ट्रिब्यूनल होता है, जीएसटी ट्रिब्यूनल होता है। और ये ट्रिब्यूनल के पास जो है लोग जाते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इशू, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर इशू। तो कोर्ट में जाते जाते हुए जो भी सेटलमेंट है जो जीएसटी ट्रिब्यूनल द्वारा ही किया जाए, इसलिए जीएसटी ट्रिब्यूनल को बनाया जाता है। अब इसके प्रेसिडेंट होते हैं, अब उन प्रेसिडेंट का जो पहला रिटायरमेंट एज होता था दैट शुड बी 67, अब वो बढ़ा के कितना कर दिया उन्होंने, 70 ईयर्स जो है उसको बढ़ा के किया गया है, ठीक है। हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 70 फ्रॉम 67, ठीक है। और ये कब हुआ है, दिस हैज बीन डन अंडर द 52nd मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल।
जीएसटी काउंसिल का जो 52nd मीटिंग होता है उसके तहत जो ये किया गया है, ठीक है। नाउ जब स्टार्टिंग किया था तो दैट हैज बीन मतलब ये पर्टिकुलरली इंप्रूवमेंट जो है वो करते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ कमीशन अ मेगा वेयरहाउस फैसिलिटी इन दिल्ली फॉर स्टोरिंग ओवर, ठीक है, 1 करोड़ इंजीनियरिंग स्पेस फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ठीक है। इतने अमाउंट का, ठीक है, जो भी इंजीनियरिंग स्पेस है फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ठीक है, इसको स्टोर करने के लिए या फिर इसको मेंटेन करने के लिए वेयर हाउस बनाया गया है। तो जो वेयर हाउस फैसिलिटी है वो वेयर हाउस फैसिलिटी किसके द्वारा जो है बनाई गई है, दैट इज पर्टिकुलरली योर क्वेश्चन। तो दिस वेयर हाउस फैसिलिटी हैज बीन डेवलप्ड बाय आपका एयर इंडिया। किसके द्वारा बनाई गई है ये फैसिलिटी? एयर इंडिया द्वारा जो है दिल्ली में ये फैसिलिटी बनाई गई। देखो एयर इंडिया अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है हमेशा, ठीक है। इसका वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन इज कि एयर इंडिया को जो है टेक ओवर कर लिया है, ठीक है, तो टाटा है उनके द्वारा, और बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने खरीद रखे हैं, बहुत सारे एरोप्लेन जो है आपने कमर्शियल पर्पज के लिए जो है उन्होंने खरीद रखे हैं। और उसके लिए तो ऑब्वियसली उनको स्टोर हाउस चाहिए, वेयर हाउस चाहिए, एंड दैट वेयर हाउस हैज दे हैव बीन बिल्ड। कहाँ पे उन्होंने बिल्ड किया वो वेयर हाउस? अभी जो है उन्होंने दिल्ली में जो है ये पर्टिकुलर वेयर हाउस बिल्ड किया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज, कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिलीज किया जाता है? स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर किस इंस्टीट्यूशन द्वारा जो है रिलीज किया जाता है? तो रिमेंबर यहाँ पे योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। वर्ल्ड बैंक द्वारा आपका स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है आपका बनाया जाता है, ठीक है। अब सवाल यही आता है कि सर फिर ये है क्या स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स? इसलिए ना मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर रैंकिंग भी दे रखी है। टोटल इस इंडेक्स में आपको 174 कंट्री जो है मिल जाते हैं। कितने कंट्री मिल जाते हैं? 174 कंट्री यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और उस 174 में व्हाट इज इंडिया का रैंक? इंडिया रैंक इज 67, ठीक है। उस 174 कंट्रीज में इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का जो रैंक है वो 67 है उस वन पर्टिकुलर कंट्रीज में, ठीक है। अब ना वहां पर आता है कि फिर ये जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क किस तरीके से बनाते हैं या फिर कौन से पॉलिसी के तहत जो इस फ्रेमवर्क को बनाया जाता है। तो वहां पे याद करो कि यहाँ पे पिलर्स क्या है, की पिलर्स क्या है यहाँ पे, की पिलर्स क्या है, क्या की पिलर्स क्या है यहाँ पर पर्टिकुलरली डाटा यूज, डाटा सर्विसेज, डाटा प्रोडक्ट्स, डाटा सर्विसेज सोर्सेज, इसके लिए वो बनाया जाता है, ठीक है। अब इसको कब रिलीज करता है? जो स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर या फिर ये है वर्ल्ड बैंक द्वारा रिलीज किया जाता है सिंस 2004 से, ठीक है। वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है इस पर्टिकुलर चीज को जो रिलीज किया जाता है कब से? 2004 से जो इसको रिलीज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दिस इज अगेन वन रिपोर्ट जो मैंने आपकी बनाई है। यहाँ पर ना मैं आपको एक यहाँ पर और एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को क्या करना है, जिस तरीके से ना हमने लिस्ट बनाई है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था आपको, यू हैव टू मेक अ लिस्ट व्हेन कम टू सीईओ, एमडी, चेयरमैन सबका, उस तरीके से आप रिपोर्ट का भी एक बनाओ। अभी रिसेंटली अगर आप आरआरबी का एग्जाम देखोगे ना, मेंस का जो हुआ था, उसमें ना उन्होंने पर्टिकुलरली सवाल पूछे थे। एक साइड को उन्होंने रिपोर्ट दिया था और एक साइड को कौन रिलीज करता है ये भी उन्होंने दे रखा था, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आपको इजीली बन जाते हैं। और अगर आपके पास आपका खुद का चार्ट हो तो आपको ना याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। इसलिए ये जो रिपोर्ट अभी हमने डिस्कस कर रखी है, आपको जो है एक चार्ट में इसी रिपोर्ट को भी लिखना है। यहाँ पर सिंपली मैंने एक सवाल पूछा है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज द ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023? कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है रिलीज किया जाता है? तो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? यहाँ पे योर करेक्ट आंसर इज, ये जो रिपोर्ट है ये आपका रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है, ठीक है, आपके यूएनसीटीएडी के द्वारा, यूएनसीटीएडी के द्वारा जो ये पर्टिकुलर रिपोर्ट है रिलीज किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर दिस? दिस फुल फॉर्म इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा जो है रिलीज होता है। अब आप अकॉर्डिंग टू देम जो ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ है दैट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 2.4% इन कमिंग फ्यू ईयर। अगर आप देखो ना ग्लोबल इकोनॉमी जो है अभी बहुत ही ज्यादा स्लो है,
इसका सबसे ज्यादा एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि दुनिया भर में बहुत सारी वॉर्स भी चल रही है। इफ यू लुक एट द इंडियन मार्केट, तो इंडियन मार्केट इज रनिंग विद मोर देन 6% हमारा ग्रोथ रेट है। इंडियन मार्केट का ग्रोथ रेट कितना है? मोर देन 6% का है। लेकिन अगर दुनिया जापान देखो, अदर चीजें हैं, तो उनका ग्रोथ रेट कितना है? हार्डली 1%। एंड मोस्ट ऑफ टाइम वो नेगेटिव भी चला जाता है, नॉट इन 1%, इट्स मेनी टाइम इट्स नेगेटिव एज वेल, उनका बात करते हैं। तो इसलिए तो ओवरऑल जब निकलता है ना, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ निकलता है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपका कम निकलता है, इफ यू लुक एट दिस ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ इज 2.4%। कितना ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है आपका? 2.4% का ही आपका ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, ये आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। प्रोजेक्ट कुपियर टू प्रोवाइड अ फास्ट एंड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज, ये किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो चीजों को समझो। कुपियर प्रोजेक्ट इज अगेन वेरी वेरी आई कैन से ambitious products, I can say ambitious प्रोजेक्ट है। इसमें क्या बोला गया है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में? जो भी हमारी अर्थ है, भारत, जो भी हमारी पृथ्वी माता है, उसके इर्द गिर्द हमें इतने सारे सैटेलाइट भेज देने हैं, इतने सारे सैटेलाइट जो है हमें बनाने हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, इस सैटेलाइट से, इस सैटेलाइट्स के द्वारा हम इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए अर्थ के ऊपर, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाए हम अर्थ के ऊपर प्रोवाइड कर पाए। और आपको पता होगा, और एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है, और ये जो प्रोजेक्ट है किसको चलाया जा रहा है? अमेज़न, ठीक है, जेफ बेजोस जो है, उनका ये एक पर्टिकुलर एम्बिशन प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप देखोगे तो प्रोजेक्ट कुपियर, ठीक है, इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेज़न का प्रोजेक्ट है, जो एस्टैब्लिश वो प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया था ना 2019 में, उन्होंने स्टार्ट कर रखा है। वहां पे उनका मेन गोल या फिर मेन टारगेट वही है कि टू प्रोवाइड अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ओके, ये उनका पर्टिकुलर टारगेट है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, हाँ, इसका फर्स्ट ट्रायल जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है फ्रॉम कंट्री ऑफ फ्लोरिडा। लेकिन यहाँ पे मैं और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये भी हमेशा न्यूज में रहता है। और ये प्रोजेक्ट जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट, वो ये प्रोजेक्ट किसका है? तो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है स्पेसएक्स का है। ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट किसका है? स्पेस एक्स का ये प्रोजेक्ट है। कौन सा? स्टारलिंक प्रोजेक्ट का है, स्पेस एक्स का ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ये जो स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है स्टारलिंक, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में होता है। इसका स्पेस एक्स के फाउंडर वेरी फेमस दुनिया के अमीर इलन मस्क, ये भी बहुत ज्यादा न्यूज में हमेशा रहते हैं। ठीक है, इन चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यस। तो अभी जो है हमने, यस, अभी जो है हमने 20 क्वेश्चंस जो अभी हमने अपने क्या किया है, 20 क्वेश्चन जो हमने फिनिश किए हैं। ठीक है, और इन 20 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके चार्ट, जो मैंने बताया था आपको कि आपको सीईओ, एमडी, ये सारी चीजें जो है आपको याद करने हैं, उसके लिए चार्ट बनाना है। जो भी रिपोर्ट्स है, ठीक है, तो उन रिपोर्ट्स के लिए भी जो है अपने को जो है चार्ट बनाने हैं। ठीक है, रिपोर्ट्स हो गया, सीओ, एमडी हो गया, इन सभी चीजों के लिए आपको चार्ट बनाने हैं। ओके, आई होप जो है आपको चीजें क्लियर हो रही है। आप जो सवाल कर रहे हो, ऑलमोस्ट अभी जो है हमने 120 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम और आगे बढ़ेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने का प्रयास करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।